नमस्कार मित्रों, इस वीडियो को देखने वाले श्रोतागण और प्रवाह मंथन के सभी परिवार के साथियों को मैं अमर बहादुर सिंह का राम राम। मित्रों, आप सबने मेरा पिछले जो वीडियो थे दोनों, जिसमें कि हमने फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों के सीट वार के अनुसार हमने आपको एक रिजल्ट दिया था, और वो भी उस आधार पे कि जो 2020 का जो चुनाव हुआ था वो जो डाटा थे उसके आधार पे, और जो गठबंधन था उसमें तालमेल के हिसाब से हमने उसका आपके समक्ष फेज़ 1 और फेज़ 2 में अलग अलग करके हमने दिया था। इस वीडियो में हमने जो है कंपाइल किया है दोनों फेज़ को, और फिर उसके अनुसार से हमने जो सीटें निकाली है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। वोट जो परसेंट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद से जो रिजल्ट आएगा उसमें एक परिमार्जन मेरा होगा, क्योंकि उसमें जो अपर बैंड और लोअर बैंड जो सीटों का है वो कुछ बहुत ज़्यादा है। इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन से उसको कम करेंगे और एक फाइनल रिजल्ट हम उसको देने की कोशिश करेंगे जो है। उसके बाद हम इस वीडियो में एक अंश मेरा ये भी रहेगा कि कुछ जो सीटें हैं वहाँ पे जो लड़ाइयाँ हैं वो किन किन के बीच में है, जो बहुत मतलब कि हार्ड सीट उसको कह सकते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और आखिर में ये हम बताएंगे कि ये चुनाव परिणाम कैसे महागठबंधन के हाथ से निकल गया जो है। क्या कमजोरी थी उस महागठबंधन की कि एनडीए ने वो लीड ले लिया। पहले वाले जो प्रथम चरण था, वो प्रथम चरण में देखिए हमने शुरुआत में ही कह दिया था वीडियो डालने के पहले, फेज़ 1 वाली वीडियो जो है, कि इसमें जेडीयू जो है वो लीड करेगी, और उसी तरह के रिजल्ट उसमें जो है वो दिख रहे हैं। और सेकंड जो फेज़ होगा इसमें जो है बीजेपी लीड करेगी और अच्छा खासा लीड करेगी। और जो लोग फेज़ 1 में फेज़ 1 इलेक्शन के बाद ऐसे भी लोग होंगे, जो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि वो उसको वोट हम देंगे जो जीत रहा होगा। इस तरह के भी कुछ लोग होते हैं जो कमिटेड नहीं होते हैं, वो लहर देखते हैं और वहाँ वोट करते हैं। तो इस फेज़ 2 में जो है ये काम करेगा, और फेज़ 2 में इसीलिए जो एनडीए का जो सीटें हैं और इसमें बढ़ेंगी। जो दूसरा कारण ये है बढ़ने के कि अगर जो शेष जो 122 पे जो चुनाव होने वाले हैं कल हो जाएंगे, उसमें 70 सीटों पे जो 70 सीटें हैं वो ऑलरेडी जो है वो एनडीए के पास है। तो स्वाभाविक है, जब 70 सीटें हैं तो उसको खोना नहीं है, उसको बढ़ना ही बढ़ना है जो है। और पिछले बार जो इस शाहपुर जो रोहतास वाला जो बेल्ट है मगर, इसमें जो है कुल हमको लगता है 25 सीट के आसपास है, और इसमें मात्र 2 ही सीट बीजेपी के पास है। इसलिए खोना कुछ नहीं है, उसको बढ़ना ही बढ़ना है। तो ज़्यादा चांसेस है कि सीट जो है फेज़ 2 में 70 से अधिक आएगी ही आएगी जो है। और जो विशेष बातें हैं ये तो हम इस वीडियो के बाद बात करेंगे। पहले हम आपके सामने जो ये देख रहे हैं आप, ये डाटा हम जो देख रहे हैं, हमने इस डाटा को आपके समक्ष इसलिए रखा कि थोड़ा सा हमको इस चुनाव को समझने में आसानी होगी जो है। देखिए 2020 का अगर आप चुनाव देखिए तो 2020 में ये आरजेडी का जो वोट परसेंटेज आप देख रहे हैं वो 2015 से, जरा याद कीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना 2020 का जो ये आपका जो रिजल्ट है, ये इसमें आरजेडी जो है वो 23.11% है। और ये जो है आप 2015 का जब इलेक्शन था उससे 4.79% अधिक वो 2020 में पाई। यानी कि 15 में जो पाई थी ये 23 से कम पाई थी जो है। इस तरह से अगर देखिए तो कांग्रेस का भी 20 में अधिक आया था, सीपीएम का भी अधिक आया था, और ये इनका एक कम और एक अधिक सीपीआई आएगा सीपीआईएमएल में जो है। टोटल अगर देखिए तो 2015 से 2020 में जो बढ़ोतरी हुई वो 8.62 की हुई 2020 में। उलट इसके जो है अगर आप इस एनडीए के गठबंधन में देखिए तो ये 7.85
4% का ये देखिए, ये जो प्लस में नहीं, ये माइनस में है। ये यहाँ पे कमी हुई, यानी कि 2015 में जो वोट बैंक था बीजेपी का, जेडीयू का, वीआईपी का, हमको मिला करके, इसमें जो है कमी आई। कितना कमी आई? 7.84 जो है। अब ये जो चुनाव हुआ है, इसमें ये जो वोट, जो परसेंटेज जो खिसक गया था इस बार के चुनाव में, अब ये यहाँ से जो है वो इंडिया के गठबंधन से ये 8.62 जो आप देख रहे हैं, इसमें से जो है वो कुछ कमी आएगा और इसमें से ये निकल जाएगा। और ये 7.84% देख रहे हैं, इसमें कमी आई। ये और ये फिर ये जो आपका लोक जनशक्ति पार्टी का जो 5.66% है, 1.77 कुशवाहा जी का ये जो वोट बैंक है, ये इसमें जुटेगा। तो जुटने से आप देखिए, अगर तो 7.84 अगर जुट जाए और 5, 7, 5, 12-13% ये होता है, ये और इसमें से ही 8% निकल जाएगा। इसलिए जो है ये जो अभी देखने को लग रहा है आपको कि बड़ा दोनों में लड़ाई है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो आपको मालूम चलेगा कि बहुत दोनों में अंतर है। अब सवाल है कि भाई इतना वोट अगर मिल जाए एनडीए को, तब तो ये वोट परसेंटेज बहुत हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इस वोट में से ज़्यादा का ज़्यादा जो हिस्सा है, ये प्रशांत कुमार की जो पार्टी है जनसुराज, ये उसमें से जा रही है। यानी कि इसमें का भी कुछ हिस्सा, कुछ इसमें का भी हिस्सा, इन दोनों जो वोट परसेंटेज है, इसमें से जनसुराज पार्टी को चला जाएगा। तो ये फिर आपका ये चीज़ें समझने में आसानी होगी। अब 2025 का जो रिजल्ट है, उसमें देखिए क्या कैसे होगा। देखिए आरजेडी को ये जो 23% मिला हुआ था जो है, इसमें से जो ये परसेंटेज जो कम होगा 4% के आसपास, तो ये करीब 19 से 21% के आसपास ये लग रहा है कि आरजेडी का, कांग्रेस का उसी हिसाब से 5 से 10, लेफ्ट माने कम्युनिस्ट में जितने में सीपीआई सीपीएम वो सब, ये 3 से 4%। वीआईपी का जो वोट परसेंट है, देखिए वीआईपी जब एनडीए के साथ थी तो एनडीए में उनको 1.55 वोट परसेंट मिला था। स्वाभाविक है कि वो 1.55 में उनका भी वोट रहा होगा और कुछ बीजेपी का भी वोट रहा होगा। इस बार जब साहनी जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी स्थिति जो एनडीए के गठबंधन के साथ जो ज्वाइंट में था वोट मिलने का, वो नहीं है। और इस तरह से कुछ वीडियो आए हैं उनके, और जो जिस तरह से वो आरजेडी ने साहनी के उम्मीदवारों को बैठा दिया है या उनके सीटों पे एक आध और लड़ा दिया है, इसलिए जो है साहनी के जो वोटर हैं वो नाराज़ हैं और पूरा का पूरा वोट नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमें लगा कि वीआईपी को जो 1.55 मिला था उसमें उनकी कमी आएगी और 1% के आसपास, तो हमने 1.25 दिया। और ये आईआईपी जो आपका ये उनकी पार्टी है, इंद्रजीत की पार्टी है, इंडियन कुछ करके इनका नाम है, आईआईपी करके उनसे नाम, पार्टी का नाम है। ये 0.2 पे, देखिए चूँकि 3 सीट पे ही लड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा, इनका कम वोट मिलेंगे जो है। तो मेरे हिसाब से जो टोटल जो आपको आप ये देखेंगे तो महागठबंधन का जो वोट होगा ना, ये इसी के इर्द गिर्द होगा, 28.25 से लेकर 33.75 तक ये वोट जो है उनके पास होगा जो है। उधर देखिए भारतीय जनता पार्टी को ये वोट उसमें अगर ऐड करते हैं जो इसमें से माइनस हुआ है, तो ये करीब जो है आपका एनडीए का जो वोट होगा ये 42 से लेकर के 47 के आसपास होगा जो है। अब इसमें ये देखिए कि चूँकि देखिए ये डिफरेंस 5% का बहुत ज़्यादा आ रहा है, इस डिफरेंस को हम ये देखेंगे कि जो डेविएशन हो रहा है जो लोअर बैंड से अपर बैंड में, उसको हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे लोअर में और अपर से माइनस करेंगे, और हम उसके बाद से दिखाएंगे कि क्या वाकई परसेंटेज है। अब आ जाते हैं कि हम जो फेज़ 1 और फेज़ 2 में हम आपके समक्ष जो ये वोटिंग परसेंटेज देखिए, ये जो अदर्स हैं उनको हम 608%, बीएसपी को 1 से 1.5% के अंदर वोट पाएंगे, एआईएम भी उसी के रेंज में है, और ये जो जनसुराज पार्टी है ये हमें लगता है कि 6 से 8% का ये वोट जो है ये उसको हासिल होना चाहिए जो है। इसके पीछे भी हमने एक लॉजिक लगाया ये कि बीजेपी जनसुराज की जो पार्टी है वो कम से कम दो सीटें तो ऐसी हैं जैसे कि करगहर और कुमरार वाली, जहाँ पे बहुत अच्छी फाइट दे रही है,
तो इसके वोट निश्चित रूप से यहाँ से 50,000 60,000 से कम नहीं आएंगे, उसके आसपास हैं। और बाकी जो आपके कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं उसमें अगर हम 10,000 12,000 के आसपास भी वोट अगर जोड़ लें तो 243 पर वोट इतनी संख्या हो रही है कि वो 6 से 8% के बीच में उनको वोट मिलना चाहिए। अब पार्टी वाइज अगर हम देखें तो फेज वन में क्या हुआ था, ये फेज वन में कुल जो सीटें थी वो 74 से लेकर 87 के बीच में, और ये आपका रेंज था 29 से 36, जेडीयू 41 से 45, एलजेपी 3 से 4 और आरएलएम 102, ये फेज वन का था। और वैसे ही जो है आरजेडी का फेज वन में था 18 से 25, और ये कम्युनिस्ट का यानी सीपीआई सीपीएम सब मिला के 7 से 9, कांग्रेस 4 से 5, वीआईपी को 0 से 1 और आईआईपी को 0 से 1। ये टोटल अगर फेज वन में देखिए तो इनका परफॉर्मेंस आरजेडी का था वो 29 सीट से लेकर के 41 सीट तक। ये जो हम जो डाटा बनाए हैं ये पिछले 2020 के जो चुनाव हुए हैं उनके वोटों के आधार पर, और एलजेपी का वोट उसमें जुड़ जाए तो फिर क्या स्थिति बनती है, और थोड़ा सा जाति समीकरणों को देखने के बाद हमने ये रिजल्ट बनाया हुआ है। अब इसमें जो है अगर दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आपका बीजेपी का जो वोट होता है, यानी फेज वन और फेज टू दोनों को मिला दीजिए तो बीजेपी का जो वोट होता है वो 72 से लेकर 89 तक, जेडीयू का होता है 67 से लेकर 80 तक, एलजेपी का 11 से 15 और हम का 4 से 5, आरएलएम का 3 से 5। और उधर आरजेडी का देखिए तो 26 से 43, कम्युनिस्ट का 11 से 15, कांग्रेस का 8 से 13 और आईएफबी का 0 से 2, 0 से 2। अगर सबको अगर मिला, अब फेज टू में देखिए, फेज टू में भी ये तो हम टोटल करते हैं। फेज टू में भी बीजेपी का जो कल जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी को ये 44 से 53 सीटें, जेडीयू को 26 से 35। देखिए यहाँ अंतर आ गया। फेज वन में क्या हुआ था कि जेडीयू जो है लीड की थी, जेडीयू 41 से 45 सीट हमने इसमें अगर आप देखिए तो यहाँ पे देखिए ये 41 से 45 सीट मिला हुआ है। यहाँ पे जो है अब बीजेपी जो है फेज टू में 44 से 53 पा रही है और जेडीयू 26 से 35, जबकि यहाँ बीजेपी 29 से 36 था। तो जेडीयू का थोड़ी सी जो है परफॉर्मेंस इसमें, चूँकि सीट में लग रहा है कि जिसमें ज़्यादा है तो इसमें जेडीयू का परफॉर्मेंस बीजेपी की तुलना में कम अच्छा होगा सीट के मामला में। और फेज वन में जेडीयू का पलड़ा भारी था जो है। एलजेपी की जो सीटें थी 6 से 11, हम की 4 से 5, आरएलएम की 2 से 3। और ये फेज टू में आरजेडी की जो सीटें थी 8 से 18, कम्युनिस्ट का 4 से 6, कांग्रेस का 4 से 8। तो कुल देखा जाए तो फेज टू में आपको देखा जाए इलेक्शन में तो एनडीए को 82 से 107 और 16 से 32 ये आपको महागठबंधन का देखिए बहुत पुअर परफॉर्मेंस जो है कल वाले वोटिंग में होगा। ये रिजल्ट आएगा तो सब लोग दांत से तल जमाएंगे। टोटल करने पे जो ये डाटा बता रहा है कि 157 से लेकर के 157 से लेकर 45-75, यानी कि एनडीए के पास 157 से 194 सीट और इंडिया के पास 45 से 75 तक ये जाने की संभावना है। अब सवाल उठता है कि ये इतना बड़ा रेंज 45 से 75 का रेंज तो हो नहीं सकता है। तो हमने क्या किया, अब ये जो बीच में इसका जो डेविएशन है यानी 157 से 194 ये करीब करीब होता है 37 वोट, मैंने 37 सीट जो है 37 सीट यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखा रहा है और यहाँ 30 सीट बढ़ा हुआ दिखा रहा है। तो ये जो 37 सीट है इसमें ऑलरेडी ये 194 में ये 157 है ही है और प्लस 37 है। वैसे ही ये जो 75 जो सीट दिख रही है आपको इसमें 45 ऑलरेडी होगा, उसके बाद 30 और होगा। तो ये एनडीए का जो लोअर बैंड है 157 ये वही रहेगा, लेकिन जो अपर बैंड जो 194 देख रहे हैं इसमें कमी आएगी। अब ये कमी को आधार जो हमने बनाया है कि अगर इसमें 37 का डिफरेंस हो रहा है तो मैंने 60 और 40 का ये रेशियो बनाया कि ये जो बढ़ी हुई जो सीटें हैं इस 60% सीटें जो है ये महागठबंधन की तरफ चली जाएंगी और 40% की सीटें जो है वो इंडिया के पास। तो इंडिया के पास तो लोअर बैंड ऑलरेडी है ही है, तो हमको लोअर बैंड जो है उसको वहीं रखना है, अपर बैंड में जो है वो परिवर्तन हो जाएगा। तो यानी कि जो 37 सीट जो है इसमें बढ़ी हुई दिख रही है उसका 60% जो है उसमें हम कम कर देंगे। वैसे ही ठीक इसमें देखिएगा
कि ये जो 45 से 75 वाला है, इसका जो है अपर बैंड यही रहेगा, 75 रहेगा। लोअर बैंड में इसमें हम 60% जो सीट का अंतर होगा 30% का, उसमें हम इसमें ऐड कर देंगे, और उसके अनुसार से जो सीटों का स्थिति होगी और जो परसेंटेज होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, जो आपके सम्मुख हम आप लगा रहे हैं। देखिए, ये बिहार का ये फाइनल आपको हम आपके सामने रख रहे हैं आंकड़ा, कि बीजेपी को जो फाइनली 72 से 79, जदयू को 67 से 73, एलजेपी को 11 से 15, हम को 4 से 5 और आरएलएम को 3 से 5। ये जो है माझी वाली पार्टी हम है, और आरएलएम जो है उपेंद्र कुशवाहा वाली पार्टी है। और उधर जो है आरजेडी को जो सीटें आएगी वो 36 से 43, कम्युनिस्ट को 13 से 15, कांग्रेस को 10 से 13 और वीआईपी को 0 से 1, आईएपी को 0 से 1। ये दोनों ही कंडीशन में इनकी आईपी के साथ साथ सीट एक आ भी सकती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि नहीं भी आ सकती है। तो टोटल अगर देखिए तो एनडीए के पास जो वोट होंगे वो 157 से लेकर 175, और महागठबंधन के पास जो है वो 59 से 73। ये जो आपका दोनों जो फेस कर चुनाव हुए हैं उसके रिजल्ट तो यही बता रहे हैं। अब जो है ये जैसा कि हमने बताया था कि एनडीए का जो वोट होगा ये 44 से 47.5 की तरफ, और जो इंडिया का जो वोट होगा वो 29.5% से लेकर के 32.5% के। पिछले बार 37% था, इसमें जो है ये कमी आ रही है, और एनडीए के वोट जो 37 था इसमें बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी तो एक तो इसमें ये हो रही है कि ये आपका एलजेपी को जो 5.66% वोट पाया था वो इसमें ऐड हो रहा है, और दूसरी बात कि पिछले बार जो 15 वाली में जो बीजेपी से वोट खिसक गया था वो भी इसमें इस चुनाव में ये ऐड हो रहा है। और जन स्वराज की पार्टी को हमने बताया था कि जो 8% जो उसमें से निकला था वो जन स्वराज पार्टी की तरफ ये चुनाव में जा रहा है। एआईएम को देखा जाए तो 1 से 1.5%, और हमने ये जन स्वराज की पार्टी को 6 से 8% दिया है। बसपा को जो है 1 से 1.5 और अदर्स को 6.8%। तो ये आपको सीट वाइज कौन कौन सी पार्टी कितनी पा रही है और गठबंधन का हिसाब कितना है, ये उसके अनुसार से हमने बताया, परसेंटेज भी निकाला जो है। इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कि छोटे जो दल हैं उन दलों की स्थिति जो है किन किन सीटों पर बहुत मजबूत है। उसमें देखिए, पहले हम कांग्रेस को देखे हैं तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस के पास 13 सीट ऐसी हैं जहाँ पे वो बहुत मजबूत दिख रहा है। पहली सीट है राजपुर, दूसरी है हिसुआ, तीसरा है कुटुम्बा, चौथा है अररिया, पांचवा है मनिहारी, छठवां विक्रम, सातवां मुजफ्फरपुर, आठवां खगड़िया, नौवां कदवा, 10वां कस्बा, किशनगंज, वाल्मीकि नगर और चेनारी। देखिए, असल में क्या है ना कि ये चेनारी की जो सीट है ये देखा जाए तो ये लोग एलजेपी की अपनी सीट थी और ये अच्छे से चुनाव जीत सकते थे। इसमें हुआ क्या है कि चेनारी वाली जो सीट पे एक बाहरी प्रत्याशी को दे दिया, इसलिए उसका बहुत बड़ा विरोध है। तो ये चेनारी की सीट जो है ये कांग्रेस को भी जा सकती है, एलजेपी को भी जा सकती है। और आपको बता दें, ये जो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट की जो 3 सीटें देख रही हैं ना, 8, 9, 10, 11, ये जो 3 सीटें हैं कदवा, कस्बा और किशनगंज, इसमें इस बार ये सब सीमांचल की सीटें हैं और इसमें बहुत कम वोटों से पिछले बार जीत हार का समीकरण बना था। इस बार अगर कस्बा और कदवा, किशनगंज में अगर आईएम थोड़ी सी अगर लड़ गई मजबूती से, आप ये मानिए कि तीनों की तीनों जो ये सीटें थी कांग्रेस की जो सीमांचल की, वो इस बार एनडीए के खाते में आ जाएगी। वैसे ही ये देखिए, ये लोक जनशक्ति पार्टी की जो सीटें संभावित हैं, जहाँ वो चुनाव लड़ने की माने जीतने की स्थिति में है और संभावित है कि कुछ सीटें वहाँ पे में जीत सकते हैं भी, हार सकते हैं। उसमें है गोविंदगंज की सीट इनको निकल जाएगी, बेलसंड निकल जाएगी, नाथ नगर निकल जाएगी। ये देखिए चेनारी वाली सीट है, ये हमने यहाँ पे कांग्रेस में भी दिखाया, यहाँ भी दिखाया, यानी कि दोनों में से कोई भी चुनाव दे सकता है। ओबरा की सीट निकल जाएगी इनकी। शेर घाटी में भी लड़ाई है और शेर घाटी का भी जो सीट है ये एलजेपी में और आरजेडी में, ये दोनों में टक्कर है और ये सीट निकल सकती है। जो है सुगौली की सीट निकल जाएगी,
साहेबपुर कमाल की सीट लोजपा को निकल जाएगी। महुआ की सीट देखिए, महुआ वाली वो सीट है जो तेज प्रताप यादव की सीट है और वहाँ से एलजेपी का ये सीट निकल जाएगी। बखरी से निकल जाएगी, परबत्ता से निकल जाएगी। ये जो कस्बा और कदवा वाली हम जो सीट बताए हैं वो यहाँ पे दिखाए थे, जो कांग्रेस लड़ रही है, यानी कि कांग्रेस और लोजपा से ये दोनों सीटों पर लड़ाई है। और ये दोनों सीटें जो है कांग्रेस भी जीत सकती है, एलजेपी भी जीत सकती है। लेकिन हमने जैसे कि अभी आपको बताए हैं कि एआईएम के वोट में डिवीजन होगा तो ये सीट एलजेपी को चली जाएगी। जो है डेहरी की सीट भी यहाँ पे एलजेपी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रही है, मजबूती से लड़ी है। ये भी सीट जो है एलजेपी निकाल सकती है। लेकिन हमने इसको जो है पॉसिबल वाले में रखा, पी में रखा है। बोध गया भी निकल जाएगा। जो है हम के लिए देखिए, हम इमामगंज, बाराचट्टी, टिकारी, अटारी और सिकंदरा, इसमें जो है एक ये बाराचट्टी पे थोड़ी सी हमें लग रहा है कि हम की स्थिति जो है वो फाइटिंग वाली है। बाकी 4 जगह ये हम जो है सीट निकाल लेगी। आरएलएम की सीट देखिए, ये उपेंद्र कुशवाहा के कुछ भाग्य ऐसा है कि गठबंधन के साथ रहते हैं तो भी और नहीं रहते हैं तो इनकी स्थिति थोड़ी सी पुअर हो जाती है। इसमें जो है ये 3 सीट तो इनकी ये करीब निकाल ले जाएंगे, बाजपट्टी, पारो और दिनारा। लेकिन ये जो 2 सीटें हैं मधुबनी और सासाराम, ये दोनों फंसी हुई है। सासाराम में उनकी पत्नी की सीट है और आज जो है यहाँ पे अमित शाह गए भी थे और बहुत जोर भी लगाए थे। तो ये दोनों सीटें जो है अंत में देखिए ये क्या होता है। मधुबनी में हालांकि सुने हैं कि बाद में स्थिति मधुबनी में वो जो है वो एनडीए के पक्ष में गई है और जो वहाँ पे साहनी वोट है वो यहाँ पे जो है वो उपेंद्र कुशवाहा यानी कि एनडीए के खाते में यहाँ पे जा रही है। इस बार चुनाव में थोड़ी सी गड़बड़ी ये हुई है कि जहाँ नीतीश के जो अपने वोट बैंक, लॉकस वोट बैंक कहा जाता है, अगर जो है मान लीजिए कि वो भारतीय जनता पार्टी से अगर लॉकस नहीं है और वहाँ अगर आरजेडी ने टिकट दे दिया है लॉकस को, तो फिर वहाँ ये देखा गया है फिर टिकट वहाँ पे जो है जदयू का वोट जो है वो चढ़ नहीं रहा, यानी कि जो कुर्मी कुशवाहा के वोट हैं वो बीजेपी पे नहीं चढ़ रहा है। तो ये एक नुकसान की जो संभावना है बीजेपी के कि वो सीटों में जो है वो देखने को मिल रही है। अब आ जाइए, अगर हम कम्युनिस्ट के बारे में बात करें तो ये जो हम आईपी के जो सीट थी ना, एकमात्र सीट है जो सहरसा वाली, इसी पे उनकी लड़ाई, हालांकि लड़ तो रहे हैं 3 सीट पे, लेकिन सहरसा वाली सीट पे जो अच्छी फाइट दे रहे हैं और ये चुनाव जीत हार दोनों में कोई हो सकता है, इसलिए हमने सहरसा की सीट को जो है पॉसिबल वाले में रखा हुआ है। कम्युनिस्ट की जो सीटें हैं वो 15 सीटों पर कम्युनिस्ट जो है अच्छी लड़ाई लड़ रही है। जीरा देवी में चुनाव जीत रहे हैं, दरौली में चुनाव जीत रहे हैं, विभूतिपुर में चुनाव जीत रहे हैं, टेगरा में जीत रहे हैं, फुलवारी में जीत रहे हैं, अगियाव में जीत रहे हैं, डुमराव में भी जीत रहे हैं। लेकिन डुमराव में जिस पहले जो स्थिति होती थी कि कम्युनिस्ट को बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता था, इस बार जो है थोड़ा सा कम्युनिस्ट को यहाँ पे लड़ाई लड़नी है। लेकिन अंततोगत्वा हमें लगा कि डुमराव वाली सीट भी निकल लेंगे। बलरामपुर ये भी सीट ठीक है, कराकट की सीट, अरवल की सीट, घोसी की सीट, ये सब सीटें जो कम्युनिस्ट की जो है ये आसानी से निकलती हुई दिख रही हैं। पालीगंज की सीट भी जो है वो मजबूत कम्युनिस्ट का सीट है। लेकिन यहाँ इस बार जो है वो एलजेपी का जो कैंडिडेट है वो अच्छा लड़ाई दे रहा है। और भोरे, कल्याणपुर और सिकता, ये सब जो 4 सीटें हैं इसमें सीपीएम की सीटें अपने हाथ से निकल भी सकती हैं और सीटें जीत सकती हैं। तो ये हमने सबको पॉसिबल में रखा है। तो कुल सीपीएम के पास मैक्सिमम 15 ही सीटें हैं और इसी 15 में उनको चुनाव हारना जीतना है। जो है वीआईपी के बस 2 सीटें जहाँ पर वो थोड़ी सी लड़ाई लड़ेगी, उधर एक दरभंगा में और एक बीरपुर में। जो है बाकी सीटों पे उसको चुनाव हारना ही हारना है। वैसे ही देख लीजिए, हमने ये जो जनसुराज की जो पार्टी है इसमें हमने 2 सीटें में दिया, एक कुमरार की सीट और एक करगहर की सीट। देखिए कुमरार के बारे में आपको हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। ये पटना की एक सीट है और यहाँ पे कायस्थ मतदाता की संख्या ज़्यादा है और हमेशा देखा जाए यहाँ पे कायस्थ ही विधायक होता था, भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो प्रत्याशी होते थे। इस बार क्या किए हैं, इस बार उन्होंने वहाँ से किसी साहू वर्ग के आदमी को इन्होंने चुनाव में टिकट दे दिया है और भारी असंतोष वहाँ पे श्रीवास्तव लोगों में, लालाओं में है। और प्रोफेसर केसी जो सिन्हा वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत ही अच्छे माननीय हैं और सारे लोग उनको जानते हैं। वो वहाँ से टिकट जो है उनको जनसुराज ने दिया हुआ है। आप बहुत अच्छी फाइट कर रहे हैं, तो ज़्यादा चांसेज है कि जनसुराज की पार्टी यहाँ से निकल भी सकती है और नहीं तो बीजेपी निकलेगी। इसलिए हमने जनसुराज के ये
दोनों सीटें जो है लड़ाई में रखा, लेकिन किसी को हमने कंफर्म नहीं किया है। ये चुनाव जीत भी सकते हैं और नहीं भी जीत सकते हैं। वैसे ही देखिए एक करगहर वाली सीट है। करगहर में आप सबको मालूम होगा कि रितेश पांडे जो कलाकार हैं, मेरे ख्याल से गायक हैं, ये उनकी सीट है। और करगहर वाली जो सीट है यहाँ पे महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस में गई है। कांग्रेस ने वहाँ पे कोई एक ब्राह्मण कैंडिडेट को लगाए हैं। करगहर के क्षेत्र के जो ब्राह्मण वोट है वो रितेश पांडे को वोट दे रहे हैं, उनको वोट नहीं दे रहे हैं। तो इस हिसाब से वहाँ जो लड़ाई हो जाएगी, फिर वो जेडीयू का जो प्रत्याशी है उससे और ये जनसुराज के प्रत्याशी रितेश पांडे उनके में है। और रितेश पांडे बहुत अच्छी लड़ाई लड़े हैं, ये सीटें निकाल भी सकते हैं। तो जनसुराज के मेरे हिसाब से यही 2 सीटें हैं जो चुनाव जीतने के काबिल लग रहे हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि जनसुराज की कोई भी सीट बिहार में चुनाव जीतेगी। जो है एआईएम के लिए देखिए हमने 5 सीटें देखी। बहादुरगंज चुनाव जीतेगी, कोचाधाम जीतेगी, अमवा जीतेगी, बैसी भी जीतेगी। जोकीहाट में ये संभावना बनती है कि वो जीते या न जीते, ये हार भी सकती है। तो जोकीहाट की सीट जो है एक कमजोर सीट दिख रही है। अब आप यहाँ पर देखिए, अभी ऊपर आप देखे होंगे, ये आप दिखाए हैं कि कांग्रेस के पास कदवा, कस्बा, किशनगंज, ये 3 जो है वो सीमांचल की सीटें यहाँ पे और एक सीट यहाँ पे, 4 सीट। यानी कि इस बार सीमांचल के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें से 4 सीटें ये संभावना बन रही है कि वो महागठबंधन वो जो है एनडीए के पक्ष में आ सकती है। यानी कि यहाँ पे बढ़ोतरी हो सकती है जो है। तो ये सब जो है आपको हम ये आंकड़े बताए कि कितना वोट परसेंटेज, सीट वाइज भी हम आपको बता दिए हैं। और अब हम आपको बता दें वो कौन सी सीटें हैं जहाँ पे थोड़ा टफ लड़ाई है और 5000 से नीचे की जो है वो वहाँ पे वोट के जीत और हार के होने की संभावनाएं हैं। ये संमुक्त आपके हम रख रहे हैं यहाँ पे। देखिए एक तो सहरसा वाली सीट जो ये आईपी की है, गुप्ता वाली है। सिमरी बख्तियारपुर, देखिए ये जो सीट है आरजेडी के से लड़ाई है और ये लोजपा से लड़ाई है, अच्छी लड़ाई है। सिमरी बख्तियारपुर में नो डाउट आरजेडी जो है अच्छी पोजीशन में है, लेकिन ये यहाँ भी फाइट है। दरभंगा वाली सीट में फाइट है, कांटी में फाइट है, बैकुंठपुर में अच्छी फाइट है। यहाँ में जीत हार जो है वो कम वोटों से होगा। वही हाल गोपालगंज का है, भोरे का है, परसा का है। अब ये देखिए ये जो छपरा वाली जो सीट है ना, छपरा वाली सीट, ये हमें शुरू में हमें लगा कि यहाँ भी बहुत कांटे की लड़ाई है, लेकिन धीरे धीरे ये हमने देखा एनालिसिस में कि छपरा की सीट में जितना हल्ला है खेसारी के बारे में, उस हिसाब से खेसारी वहाँ को वोट नहीं मिलना है जो है। उसका रीज़न हमने बताया कि देखिए छपरा में पिछले बार अगर देखिए तो रणधीर सिंह चुनाव लड़े थे और रणधीर सिंह वहाँ पे प्रभुनाथ सिंह एक वहाँ के राजपूत हैं और उनके बेटे हैं और काफ़ी दमखम वाले सुदृढ़ जो है नेता हैं। ये लड़े थे जो है इनके खिलाफ में, बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ में। और वो जो कुल वोट जो पाए थे वो एक कौन गुप्ता, जिस सीएन गुप्ता खैर नाम था उनका, साहू परिवार से थे, उन्हीं का टिकट काट करके छोटी कुमारी को दिया गया, जिसका बहुत विरोध हुआ और राखी गुप्ता उनके खिलाफ में बगावत करके वो लड़ गए जो है। तो मैं ये बता रहा था कि छपरा में हुआ क्या कि पिछले बार 41% के आसपास आरजेडी का वोट था। अब ये सोच लीजिए कि आरजेडी का वोट था और आरजेडी का जो कैंडिडेट थे वो रणधीर सिंह थे। राजपूतों का भी वोट उनके पास था, उनके पास EMY समीकरण वाला भी वोट था। तो तीनों को मिलाने के बाद भी 41% वोट पाया था। तो इस बार से उसमें से राजपूत वोट कटेंगे ही कटेंगे। तो ये हमें लग रहा है कि ये करीब 35-36% पे आ जाएगा। और फैन जो फॉलोइंग जो इतनी है इनकी, वो उतना नहीं होगा कि इस नुकसान को भरपाई कर देगा। और जहाँ तक छोटी कुमारी का है विरोध, देखिए चुनाव में ना निर्दल प्रत्याशी चुनाव आते आते जो है लास्ट में जब ये हो जाता है कि महागठबंधन वर्सेस एनडीए, तो फिर लास्ट में लोगों का मूड बदल जाता है। और जो है राखी गुप्ता चूँकि एक मेयर रही हैं, मेयर का चुनाव बस बाजार तक होता है, इनका असर गाँव देहात में नहीं होगा। और छपरा की सीट बीजेपी हमें लग रहा है यहाँ से बड़ी आसानी से निकाली जाएगी। लालगंज की सीट देखिए, लालगंज की सीट हार्ड सीट बन इसलिए गई कि यहाँ से शिवानी शुक्ला लड़ रही, मुना शुक्ला की बेटी हैं, पढ़ी लिखी हैं भाई,
और लेडीज़ होने के नाते ये एक माहौल सा पूरा बन गया, क्योंकि हर अपने सभाओं में ये इनकी माता जी जो है वो हमेशा से देखा जाए तो एक इमोशनल कार्ड करना, रोना धोना ये सब था, तो काफ़ी ये चर्चित में रही हैं। लेकिन अगर आप पार्टी वाइज देखिए तो लालगंज में आज तक आरजेडी कभी वहाँ से चुनाव जीता ही नहीं है। और चुनाव न जीतने का कारण देखिए, आरजेडी चुनाव तभी जीतती है जब उसके पास कि ईएमआई समीकरण कम से कम हो और उसके बाद एक तीसरा वोट उसके अदर जात का मिल जाए। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे ये दोनों की वोट परसेंटेज की संख्या उतनी नहीं है कि ये मजबूती प्रदान करते हैं। यहाँ सबसे अधिक जो है दलित हैं जो है, और दलित जो है वो लोजपा के यहाँ पे वोट बैंक है। तो हमें नहीं लग रहा है कि लालगंज में शिवानी शुक्ला ये चुनाव जीत पाएंगी और यहाँ से बीजेपी की चुनाव जीत जाएगी जो है। अब ये सब सोचिए, ये जो सीटें हैं ये हमने जो है ये पॉसिबिलिटी वाले में रखा था बीजेपी में। जब ये चुनाव जब यहाँ से जब आरजेडी हारेगी तो सब उसमें जो है बीजेपी के खाते में जुड़ेंगे जो है। देखिए लखीसराय वाली जो सीट है ये भी सीट जो है एक टफ सीट मानी जा रही है, विजय सिन्हा वाली। हालांकि ये रिजल्ट देखिए आने तक क्या होगा, लेकिन यहाँ भी जीत हार जो है वो बहुत कम मार्जिन का होगा, 4 से 5 हज़ार का होगा। दानापुर ये सीट वाकई में एक बहुत ज़बरदस्त लड़ाई वाली सीट है। और दानापुर की जो सीट है ये आपने नाम सुना होगा रीतलाल यादव का। रीतलाल यादव एक तरह से देखा जाए तो वहाँ बहुत दबंग किस्म के हैं। पटना की एक सारी सीट है, लोकसभा में आती है दानापुर में जो है। और अब वो अभी जेल में है, कुछ अवैध असलहे की रखने के सुने थे कि AK-47 उनके घर से निकाली पाई गई थी जो है। तो बहुत दबंग हैं और यहाँ से चुनाव हमेशा जीतते आए हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा ये हो गया है कि यहाँ पे दानापुर में इनके खिलाफ में रामकृपाल यादव को उतार दिया गया है। रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में अगर यादवों को अगर देखा जाए गोलबंदी में तो एक अच्छे नेता हैं और स्वभाव से भी बहुत सरल हैं। कभी ये बहुत लालू प्रसाद यादव के खास हुआ करते थे, लेकिन 2014 के बाद से जब भाजपा में आए तब से ये भाजपा मयम हो गए। तो दानापुर में उनके लड़ जाने से क्या हो गया कि रीतलाल यादव में एक वोटों जो यादवों के जो वोट थे ना उसमें जो है वो थोड़ी सी जो है वो कमी आ गई है। तो ये लड़ाई जो रीतलाल आसानी से जीतते थे वो आसानी से चुनाव जीतने में नहीं रही। और दूसरा एक प्लस पॉइंट था कि अक्सर यहाँ के जो व्यापारिक वर्ग होते थे दानापुर में वो वोट ही नहीं देने आते थे। रीतलाल का यादव का इतना वहाँ पर दबदबा था कि वो डर के मारे वोट नहीं आते थे। तो इस बार जो है व्यापारी वर्ग भी वोट देने के निकलेगा। तो हमें लग रहा है कि दानापुर में स्थिति बहुत कांटे की लड़ाई है, लेकिन ये सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से रामकृपाल यादव की सीट ये निकल जाएगी। बरारा है, जगदीशपुर है, सिकता है। देखिए सिकता वाली जो सीट है ये सीट ज़्यादा संभावना है कि इस लड़ाई में ये आरजेडी और बीजेपी दोनों में किसी को जा सकता है। वजह कल्याणपुर का है, मधुबन का है, सीतामढ़ी, बाजपट्टी का बताया दिए, त्रिवेणीगंज, ये जोकीहाट वाली जो सीट है सीमांचल वाली, इसमें हमने बताया था कि पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो 1% के लगभग में आपका ये अंतर जो है वो इसमें कांग्रेस में, AIM में और बीजेपी में, ये तीनों में 1% का बस अंतर था जो है। वही हाल किशनगंज का है, कस्बा को हम ऊपर आपको चर्चा किए ही हुए हैं। प्राणपुर वाली भी सीट जो है ये भी टफ सीट है जो है, इसके में लड़ाई में 4-5 हज़ार का अंतर है। बीपुर, बेलहर, रामगढ़। देखिए ये रामगढ़ वाली जो सीट है, रामगढ़ वाली सीट इस सीट को हमने जो है जो बसपा को जो 0 से जो 2 में लिखा है ना, वो उस 0 से 2 में एक सीट जो है ये रामगढ़ वाली है। रामगढ़ में एक वहाँ लड़का है अनिल करके, अनिल कुमार, वैसे वो जात के यादव हैं, अनिल कुमार लिखते हैं अपने को, अनिल कुमार। ये लड़का पिछले 2 बार से ये बहुत कम वोट से हार रहा है और बहुत सुशील और सज्जन है ये है, यादव जी हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ लड़का है। तो इसकी भी पकड़ वहाँ पे बहुत बढ़िया है। अगर यहाँ पे यादव मतदाता थोड़ा सा अनिल को वोट कर देते हैं और बसपा का जो वोट बैंक है तो ये सीट जो है अनिल कुमार इसको निकाल सकते हैं। तो ये सीट रामगढ़ वाली सीट है, ये यहाँ पे NDA में और ये बसपा में से कोई एक जीत सकता है। यहाँ आरजेडी का कैंडिडेट चुनाव नहीं जीतेंगे जो है। करगहर वाली सीट को हमने आपको बता दिया था अभी ऊपर, ये जनसुराज वाली पार्टी में और JDU में, इसमें नोखा वाली सीट,
डेहरी की सीट, ये देखिए डेहरी की सीट जो है आरजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी में टफ लड़ाई है, ये कोई सीट चुना सकता है। गो की स्थिति हो गई। वाल्मीकि नगर में क्या हुआ है कि वहाँ पे जो कैंडिडेट जो 2 बार से जीत रहा है ना, उसके खिलाफ है बहुत इनकम्बेंसी है जो है, वरना ये सीट निकल जाती है आसानी से अगर टिकट दूसरे को दिया गया होता तो। लेकिन फिर भी देखिए क्या होता है परिणाम में जो है। ये कुम्हरार वाली सीट आपको मालूम हो गया। बिस्फी जो है यहाँ पे मुस्लिम और यादव की संख्या ज़्यादा है। ये भी चुनाव जो है कोई भी जीत और हार सकता है। ये प्राणपुर लग रहा है, दो जगह लिख दिया गया है। कदवा वाली सीट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सासाराम वाली जो सीट है जिसमें कि आपके उपेंद्र कुशवाहा की जो पत्नी से चुनाव लड़ रहे हैं, इस सासाराम की सीट में भी यहाँ पे भी थोड़ा सा जो है वो दुविधा है कि चुनाव जीत सकते हैं या हार सकते हैं। इसलिए हमने इस सीट को भी जो है कन्फ्यूजन में रखा हुआ है कि कोई भी जीत सकता है। बाराचट्टी के बारे में हमने अभी पहले बताए और चेनारी के बारे में भी हम बताए। तो ये कुछ 40 सीटें हैं जहाँ पे लड़ाई जो है बहुत जो है वो नेक टू नेक देखने को मिल रही है। परिणाम जो है अब आएंगे तो क्या होंगे ये देखिएगा। ये चूँकि कल जो है वो वोटिंग होने वाला है और हमें लगा कि हम आज ही क्यों ना इस वीडियो को आपके समक्ष पेश करें कि कल आप जब वोट देने जाएं तो जो बाकी जो पोल होंगे उस पोल के पहले ही हम आपको जो है ये रिजल्ट हम के आपके सम्मुख जो है आपके सम्मुख रखें। देखिए इस पूरे जो महागठबंधन की जो ये शुरुआत में नहीं लगा था कि ये इतनी महागठबंधन की बुरी स्थिति होगी। हुआ क्या है, अगर पूरे इस चुनावी समर को देखिए तो एनडीए के जो गठबंधन की जो सभी पार्टियां थी, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, लोजपा हो, हम हो और आरएलएम हो, कुशवाहा की पार्टी, पांचों पार्टियों में ऐसी बात नहीं तो उनके अंदर भी अंदरूनी टसन था, लेकिन पर्दे के पीछे बाहर नहीं लाने दिए लोग और बहुत अच्छी तरह से पहले ही सब सीटों का बंटवारा करके और चुनाव में उतर गए लोग। इधर जो है राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने देखा जाए तो इस महागठबंधन को ले डूबने में सबसे ज़्यादा उन्हीं का हाथ है। हाथ इसलिए है कि भाई आप सबको ये मालूम था कि अगर एनडीए को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वह एकमात्र जो है वो पार्टी है वो आरजेडी है और आरजेडी के जो सुप्रीमो है वो तेजस्वी यादव हैं। तो जब ये सब पता है और आपको भाजपा को बाहर करना है तो तेजस्वी यादव को आगे कर करके चुनाव लड़ा गया होता। और सारे लोग देखिए समीकरण अगर देखिए तो उनका समीकरण गठबंधन में बहुत इनसे बहुत बढ़िया था। आपके पास देखिए आईपी गुप्ता थे, वो पान बनिया समाज के एक वोट बैंक लेकर के आए थे। मुकेश साहनी मल्लाहों का वोट बैंक बहुत अधिक है। और फिर आपका इनका मुस्लिम और यादव समीकरण इनके पास ऑलरेडी वो है ही है। और फिर कांग्रेस का प्रारंभ करो तो उस स्थिति से देखा जाती कि समीकरण के हिसाब से भी तो महागठबंधन जो है वो एनडीए से मजबूत था। लेकिन ये सब सारी परिस्थितियों में हो जाने से क्या हुआ कि लगा ही नहीं कि कभी ये गठबंधन जो है चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा है। मुकेश सहनी कभी 15 सीट, कभी 20 सीट, कभी 60 सीट डिप्टी सीएम के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कभी खींचतान जो है वो कांग्रेस और सीटों के बंटवारे में तेजस्वी की चल रही है। कुल मिला जुला कर देखा जाए तो एक धारणा बन गई कि ये महागठबंधन एकजुट नहीं होंगे। और चुनाव जब ये सेकेंड फेज का चुनाव कल हो रहा है तो 2-3 दिन पहले से जो मुकेश सहनी के बारे में खबरें आई उससे जो है पूरा सहनी समाज जो है एक तरह से देखा जाए तो सहनी से जो है वो नाराज़ होकर के वो मैक्सिमम सीट जो है अगर मान लीजिए 100 अगर सहनी के वोट हैं तो 60 से ज़्यादा सीटें वो वोट जो है वो एनडीए की तरफ आ गई हैं। और उधर जो है सीट जो है कम है। और कहीं कहीं तो ये भी देखने को मिल रहा है कि वो आरजेडी को जो है वहाँ से चुनाव हराने में लगे हुए हैं। जैसे कि चैनपुर वाली सीट है, देखिए एक ये पूरे अगर इस चुनाव में देखा जाए बिहार के तो सबसे अधिक भाग्यशाली जो है सबसे अधिक जो भाग्यशाली जो विधायक होंगे ये आपके जमा खान हैं। जमा खान पिछले बार बसपा से चुनाव जीते थे, ये चैनपुर से जीते थे, चैनपुर से, और ये जेडीयू में ज्वाइन कर लिए और उनकी सरकार में समर्थन दिए। इस बार क्या हुआ है अगर आप देखिए चैनपुर के जो चुनाव में आप देखेंगे तो जमा खान के पक्ष में
जौनपुर के जो जिनको बाहुबली लोग कहते हैं, कौन विधायक है उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जो अभी चुनाव लोकसभा में भी उनकी पत्नी लड़ने को थी, नाम अभी याद आ जाएगा, वो भी वहाँ पे धनंजय सिंह चुनाव प्रचार करने जमा खान को गए। विनीत सिंह जो माफिया हैं ये भी इनको चुनाव प्रचार करने गए। कहने का मतलब है कि जमा खान के पास एक जो राजपूत का जो वोट बैंक है ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। ऑलरेडी जेडीयू का सपोर्ट है ही है। यहाँ सबसे बड़ी स्थिति खराब हुई है कि आरजेडी ने और ये मुकेश साहनी की वीआईपी ने दोनों ही अपने अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। दोनों ही बिंद हैं और बिंदों की वहाँ पे संख्या वहाँ पे ज़्यादा है जो है। अब ये हुआ क्या कि ये इतने नाराज़ हो गए वीआईपी के बिंद जो है कि अब ये कह रहे हैं कि हम हारे या जीते हम इनको हराएंगे। तो भाई जब इनको हराएंगे तो किसको वोट देंगे? तो वो एनडीए में जाएंगे। और इसलिए यहाँ पे जमा खान की स्थिति सबसे बढ़िया है और जमा खान इस बार फिर भी बहुत आसानी से ये चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं। तो ये सब मित्रों आज हमारा जो ये था कि हम आपके समक्ष रखें कि ये एनडीए कितनी वोट पा रही है, कितनी सीट पा रही हैं, कौन जो छोटे दल हैं उनकी क्या स्थिति है। तो ये सब आंकड़े हम आप समक्ष रखें और ये फाइनल जो मैंने रिजल्ट आपको दिया हुआ है एक बार फिर देख लीजिए। बीजेपी 72 से 79, जेडीयू 67 से 73, एलजेपी 11 से 13, हम 4 से 5, आरजेडी 36 से 43, सीपीएम, इस सीपीएम का मतलब ये होगा ना कि कम्युनिस्ट है, इसमें सीपीआई, एमएल, सीपीआई सबको आप जोड़ लीजिएगा, 13 से 15, कांग्रेस 10 से 13, वीआईपी को एक भी सीट आईपी को भी मिल जाए। टोटल 59 से 73 जो है वो महागठबंधन का है और एनडीए का जो है 157 से 75 और वोटिंग परसेंटेज जो है 44 से 47.5 ये एनडीए के पास है, 29.5 से 32.5% जो है वो इंडिया गठबंधन के पास है। बाकी वोट बैंक ये जो हैं आपके सामने हमने रखा हुआ है। जनसुराज को हमने 6 से 8% का वोट जो है दिया हुआ है। तो मित्रों इस वीडियो को अगर आप देखेंगे, समझेंगे और जब ये 15 तारीख को जब ये डिक्लेयर होगा रिजल्ट, उस दिन हम आपके समक्ष फिर अपने इस सीट को लेकर के आएंगे और हम बातचीत करेंगे कि इस सीट में क्या क्या हुआ, कौन पार्टी किसके तरफ से गई, कहाँ गठबंधनों में झोल हुआ, हम फिर चर्चा करेंगे। और जब सरकार जो बनेगी, देखिए अब तो ये तो क्लियर हो गया है कि सरकार तो नीतीश की बनने वाली है। और एक चीज़ और हम आपको बता दें, बिना नीतीश के कुछ भी नहीं होना है, उधर भी चाहे इधर भी जो है, उधर तो बनने का सवाल नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जेडीयू अगर इधर जाती है तो आरजेडी के पास उतनी सीट नहीं है कि जेडीयू और आरजेडी मिला ले। वो तभी हो सकता है कि जब पूरा का पूरा गठबंधन और जेडीयू के साथ आए तभी उधर से सीट बन सकती है। और इधर से देखिए कि जो 41 सीटों पे जो हम पार्टी, लोजपा और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कुल 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 29, 6, 12, 29, हाँ 41 सीटों पे। इस 41 सीटों में ये जो लोजपा और हम ये पार्टियां हैं, इनको 20 से अधिक सीटें नहीं आ रही हैं। 20 से अधिक सीटें नहीं आ रही हैं। इसका मतलब कि अगर जो है भाजपा और जो सोच रही थी कि भाजपा एलजेपी इनको मिला करके बना सकते हैं, का तो ये भी संभावना नहीं है, क्योंकि तब इसके लिए 20 सीट ये और उधर आपको 121-22 सीट चाहिए जो है, ये संभव ही नहीं कि उसको उतना सीट है ही नहीं। बीजेपी का उतने ही लड़ रही तो कहाँ से पाएगी। तो हर हाल में देखा जाए तो ये जो है वो सरकार जो है वो एकदम जो है वो इनकी नीतीश जी की सरकार जो है ये आराम से बन रही है। एक सिचुएशन आने वाले दिनों में एक हमें लग रहा है गठबंधन में ये हो सकता है कि बीजेपी वाले अगर नीतीश को थोड़ा अगर परेशान करेंगे लोग, तो देखिए आने वाले दिनों में एक गठबंधन और नया तैयार हो सकता है। और उस गठबंधन में एनडीए, ये जेडीयू, आरएलएम और हम, ये जो आपस में जो मिलेंगे तो ये भी गठबंधन जो है वो देखा जाए तो वो बहुत मजबूत और स्ट्रांग एक गठबंधन बन करके उभर सकता है। अगर बीजेपी ने थोड़ा इधर उधर किया तो आंख दिखाने के लिए ये भी चीज़ें काफ़ी हैं। और ये अक्सर आपको अब एलजेपी में और जेडीयू में आप देखिएगा कि जो संघर्ष थी वो कम होगी और अक्सर नीतीश और लोजपा में जो है अच्छा संबंध बन के रहे। क्योंकि देखिए लोजपा के चलते ही आज जेडीयू की आज जो स्थिति है वो लोजपा के कारण है। लोजपा अगर इनके खिलाफ लड़ती तो ये स्थिति इनकी फिर वही
पिछले बार तो 42-43 जो सीट पाए थे ना, इस बार और भी सीट कम पाते जो है। तो लिहाजा हम सब ये भूल जा रहे हैं कि उनका जो लोजपा का जो भाजपा में जेडीयू में आने से गठबंधन में लोजपा को सबसे ज़्यादा फायदा है। भाजपा को तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन जेडीयू को सबसे ज़्यादा फायदा इस गठबंधन में आने से जेडीयू को हुआ है। तो ये मित्रों, इस वीडियो को, चैनल को हमारे निश्चित रूप से अगर आप दर्शक हैं और नए अगर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप बिहार के हैं तो इस हमारा जो आपको जो ये रुझान हम बताए हैं, इस परिणाम को आप देखिएगा और अधिक से अधिक इसको आप शेयर करें और हमारे बेल आइकन दबाएं, ताकि अगला वीडियो आप तक आने में के पहले हम आपको सूचित कर सकेंगे। तो अगले वीडियो के लिए याद दीजिए। नमस्कार।